जय श्री श्याम दोस्तों। अपन बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको अपन ने श्वसन तंत्र कहा था, हिंदी में जिसको अपन ने श्वसन तंत्र नाम दिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन नासिका छिद्र, नासिका कपाट, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलेस और एल्यूवेली मतलब वायु कोष्ठक तक अपन ने देख लिया था कि सांस अपन जो लेते हैं तो फेफड़ों तक किस प्रकार से जाती है, वो पूरा मार्ग अपन देख चुके थे। इससे आज अपन बात करेंगे कि कोशिका के अंदर किस प्रकार से श्वसन होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसमें अपन आज देखेंगे कि कोशिका के अंदर श्वसन किस प्रकार से होता है। उससे पहले समझने के लिए थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल सी चीज है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। श्वसन चैप्टर से संबंधित है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम को ऐसे समझना है कि जब हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं, तथा एक बार में जितनी सांस छोड़ते हैं, एक बार में जितनी सांस हम लेते हैं तथा एक बार में जितनी सांस हम छोड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब एक बार में हमने जितनी सांस ली, जैसे मैंने एक बार में सांस ली वापस इसे छोड़ा, वो तो एक बार में जितनी हम सांस लेते हैं तथा उसी सांस को जब छोड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का कभी कभी वैल्यू पूछ लेते हैं, तो 500 ml, एक बार में हम कितनी सांस लेते हैं, 500 ml लेते हैं तथा 500 ml छोड़ते हैं। अगर मैं बात करूं पर मिनट, एक मिनट में अपन कितनी सांस लेते हैं, तो एक मिनट में अपन लगभग 12 से 14 बार सांस लेते हैं। तो वयस्क व्यक्ति की बात करूं तो एक मिनट में अपन 14 से 16 बार सांस लेते हैं। कितनी लेते हैं, तो 14 से 16 बार एक वयस्क व्यक्ति मतलब एडल्ट मैन कितना लेता है, तो 14 से 16 बार। कितने में, एक मिनट में। तो यही पूछ रहा है कि एक बार में अपन कितनी लेते हैं, तो 500 ml। और अगर मैं एक मिनट की बात करूं तो 500 इंटू 16 मतलब 8000 ml, मिलीलीटर। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो 8 लीटर। क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है कि एक मिनट में व्यक्ति कितनी सांस लेता है, तो कितनी सांस लेता है, तो 8 लीटर। कैसे निकला कि उसके लिए टाइडल वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। एक बार में ली गई सांस तथा उसे छोड़ा गया, उसकी वैल्यू कितनी है, 500 ml। एक मिनट में व्यक्ति कितनी लेता है, तो 14 से 16 बार, अपन एवरेज मान रहे हैं 16। तो मैं 500 का इंटू जब 16 में करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 8000 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 लीटर। तो एक मिनट में अपन कितनी सांस लेते और छोड़ते हैं, तो 8 लीटर। तो ये चीज याद रखनी है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जब एक बार में अपन जितनी सांस लेते हैं तथा छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जिसकी वैल्यू कितनी है एक बार लेने में, 500 ml। एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में अपन 16 बार सांस लेते हैं, तो 500 इंटू 16, तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 मिलीलीटर। लीटर में कन्वर्ट करना है तो 8 लीटर। तो एक चीज अपन को ये याद रखनी है, टाइडल वॉल्यूम एक बार में ली गई सांस तथा उसे छोड़ी गई, जिसकी वैल्यू होती है 500 मिलीलीटर। एक मिनट में अपन 14 से 16 बार सांस लेते हैं, तो मैंने 16 से उसको इंटू कर दिया, तो वो हो गया 8000 मिलीलीटर। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 लीटर। सेकेंड में बात करूं टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसकी भी वैल्यू आ जाती है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है। तो एक बार में हम अधिकतम जितनी सांस ले सकते हैं, एक बार में हम जितनी अधिकतम, हाईएस्ट अमाउंट जितना भी हो एयर का, एक बार में हम जितनी अधिकतम सांस लेते हैं, वो वैल्यू क्या कहलाती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। मतलब अपने टोटल लंग्स जो हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, तो एक बार में हम जितनी अधिकतम सांस लेते हैं उसे टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, तो अभी अपन ने जो पढ़ा है टाइडल वॉल्यूम, क्या पढ़ा है, टाइडल वॉल्यूम।
इसका 80% क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अभी अपन ने देखा था 8000 मिलीलीटर 1 मिनट में। इसका अगर मैं 80% निकालता हूँ, कितना 80%, तो कितना आ जाएगा, लगभग 6400, मतलब लगभग 6.5 लीटर एयर। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, एक बार में अपन कितनी लंग्स में एयर ले सकते हैं, तो 6.5 लीटर। और वैसे नॉर्मल अगर अपन बात की जाए तो 1 मिनट में अपन ने कितना देखा था, 8 लीटर। परंतु जब टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात आ जाए कि अधिकतम अपन कितनी ले सकते हैं, तो 6.5 लीटर। तो दोनों चीज याद रखनी है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक बार में ली गई सांस तथा उसे छोड़ा गया, उसे अपन क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml। अगर अपन 1 मिनट की बात करेंगे तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8 लीटर। सेकेंड अपन ने देखा टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, तो एक बार में हम जितनी अधिकतम सांस ले सकते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो टाइडल वॉल्यूम का 80%, लगभग अगर अपन अनुमान लगाएं तो 6.5 लीटर। तो दोनों चीज अपन को याद रखनी है, टोटल लंग्स कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नॉर्मली एग्जामिनर आजकल पूछ लेता है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। एक वयस्क व्यक्ति मतलब एडल्ट व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेता है, तथा बच्चों की बात की जाए तो 14 से 30 बार। बच्चे 14 से 30 बार सांस लेते हैं, और व्यक्ति एडल्ट मतलब वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो 14 से 16 बार। अब अपन बात कर रहे हैं श्वसन की, जो अपन बात कर रहे थे। तो अभी तक अपन ने जो श्वसन देखा था वो देखा था कि फेफड़ों तक जो एयर है वो कैसे पहुंचती है। इसके बाद अपन आज बात करेंगे कोशिका श्वसन की। किसकी बात करेंगे, कोशिका श्वसन। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब कोशिका श्वसन क्या होगा कि जो श्वसन कोशिका मतलब सेल के अंदर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। हिंदी में बात करूं तो कोशिका श्वसन। कोशिका श्वसन में अपन देखेंगे यह 2 प्रकार से होता है। कोशिका श्वसन कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से। पहला होता है एनाएरोबिक, एनाएरोबिक, और एक होता है एरोबिक। अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, और ये होता है ऑक्सी श्वसन। दोनों को अपन समझेंगे कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनोक्सी श्वसन क्या बात होता है। इंग्लिश में बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अपन बात करें अनोक्सी श्वसन की, तो ये होता है कोशिका द्रव में, क्योंकि कोशिका के अंदर अब श्वसन होगा, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं कोशिका श्वसन। सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरीके से होता है, एनाएरोबिक और एरोबिक, अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। पहला अपन देखेंगे कहाँ पर होगा अनोक्सी, तो ये होगा कोशिका द्रव में, जिसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो द्रव एक तरल लिक्विड पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अगर ऑक्सीश्वसन की बात करूं तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों चीजें याद रखनी है कि अनऑक्सीश्वसन कहाँ होगा, तो कोशिका द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म में, और एरोबिक मतलब ऑक्सीश्वसन कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जब अनॉक्सीश्वसन होता है तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो इसका नाम है अनॉक्सीश्वसन, मतलब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की बात करें तो इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 2 चीज ये क्लियर करना है। अपन पढ़ रहे हैं कोशिका श्वसन, इंग्लिश में बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन। 2 तरीके से होता है, अनॉक्सी और ऑक्सी, मतलब एनारोबिक और एरोबिक। एनॉक्सी का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, और ऑक्सी का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब ये कहाँ होंगे, तो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, लिक्विड होता है, उसको अपन कोशिका द्रव प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अनोक्सी श्वसन प्रोटोप्लाज्म में होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि अनोक्सी श्वसन या एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है कहाँ पर होता है, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव में होता है। सेकेंड अपन बात करें एरोबिक ऑक्सीश्वसन, तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब अपन समझते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। कोशिका श्वसन अपन देख रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अपन पहला देखेंगे एनारोबिक, जिसको अपन अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे, अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन।
हिंदी में, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हिंदी में अगर बात करूं तो अनोक्सी श्वसन। अब ये क्या होता है कि कोशिका, जैसे सेल अपन ने देखा, तो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है जिसको अपन ने क्या कहा है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको अपन ने कहा है कोशिका द्रव। क्या कहा है, कोशिका द्रव। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस चक्र, या इंग्लिश में बात करें तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ चलती है, तो कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव में जब ग्लाइकोलिसिस चलती है तो 4 एटीपी का निर्माण करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका फुल फॉर्म होता है, तो एटीपी का। ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ चलती है, तो प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव के अंदर। अपन पढ़ कर रहे हैं अनोक्सी श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कौन सी साइकिल चलती है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, जिसे ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। यह 4 एटीपी, 4 एटीपी का निर्माण करती है। अब 4 एटीपी का काम क्या है ये अपन देखते हैं। चलती कहाँ पर है, तो प्रोटोप्लाज्म में। 4 एटीपी का काम क्या है कि जो 2 एटीपी हैं, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैं, ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती हैं। यह ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती हैं तथा बची जो 2 एटीपी इनका ग्लाइकोलिसिस साइकिल में लाभ, या अपन इंग्लिश में बात करें तो प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस चक्र में कितने एटीपी का फायदा होता है, तो कितने की होता है, 2 का, क्योंकि निर्माण कितने का करती है, 4 का। 4 में से 2 एटीपी जो हैं वो ग्लूकोज को तोड़ने में काम आती हैं, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ेंगी तो ही अपन को ऊर्जा मिलेगी। अब अपन बात कर रहे हैं सेलुलर की, सेलुलर मतलब कोशिका श्वसन की। तो कोशिका श्वसन में अपन को ऊर्जा निर्माण करना होता है। कोशिका श्वसन में अपन को ऊर्जा निर्माण करना होता है, ना कि श्वास लेना और छोड़ना होता है। ये काम कहाँ तक है, फेफड़ों तक है। पर सेलुलर मतलब कोशिका श्वसन में ऊर्जा निर्माण करना होता है, तो वही इसी प्रकार से होती है कि ग्लाइकोलिसिस चक्र कहाँ चलता है, तो प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में। क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन होता है तो ग्लाइकोलिसिस चक्र से कितनी एटीपी का निर्माण होता है, 4 एटीपी का, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। अपन जो भोजन में ग्लूकोज लेते हैं, मतलब अपन जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको तोड़ना है जिससे कि अपन को एनर्जी, ऊर्जा मिल सके। तो उसका पहला काम कौन करता है, 4 एटीपी में से 2 एटीपी, तथा जो 2 एटीपी बचती हैं इनको प्रॉफिट के रूप में देखा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस चक्र में 4 एटीपी बनी है, जिसमें से 2 एटीपी ने ग्लूकोज को तोड़ दिया है, बाकी जो 2 एटीपी बची हैं इनका प्रॉफिट हुआ है। अब इनका आगे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको इतना समझना है, अपन अनोक्सी श्वसन पढ़ रहे हैं जो कहाँ होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब कोशिका के द्रव में होता है। कोशिका के द्रव में क्या चलता है, तो ग्लाइकोलिसिस चक्र चलता है। ग्लाइकोलिसिस चक्र से 4 एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 4 एटीपी में से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती हैं, तथा 2 एटीपी की अगर अपन बात करें तो इनका प्रॉफिट होता है। एग्जाम ओरिएंटेड अभी अपन को इतना याद रखना है कि इसमें 2 एटीपी का लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस चक्र साइकिल कहाँ चलती है, तो प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में। ये हो गया अपना अनोक्सी श्वसन। इसमें किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही चलेगा। सेकेंड, अब अपन बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की, क्योंकि अपन ने अभी देख लिया अनोक्सी श्वसन क्या होता है। अब अपन बात करने वाले हैं ऑक्सी श्वसन की। सेकेंड अगर मैं बात करूं ऑक्सी श्वसन, जिसको अपन एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं इंग्लिश में, ऑक्सी श्वसन जिसको अपन एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, जैसे ये है सेल, ये है प्रोटोप्लाज्म जिसको अपन ने कोशिका द्रव किया। यहाँ पर कौन सी साइकिल चल रही है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जिससे 4 एटीपी का निर्माण हो रहा है। 2 एटीपी का काम क्या है, ग्लूकोज को तोड़ना, और 2 एटीपी सेफ मतलब प्रॉफिट के रूप में रखी है। यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर अपन ने देखा था जब अपन सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, इस संरचना को क्रिस्टी कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की। इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स चक्र। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने ही ये नाम
इसको खोजा था, इसीलिए इसको क्रेब्स चक्र नाम दे दिया। मतलब क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ चलती है, तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव में, जो किसके काम आती है, अनोक्सिशोषण में। अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीशोषण, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये याद रखना है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कब एक्टिव होंगे, जब ऑक्सीजन इनके कॉन्टेक्ट में होगा। तो क्रेब्स चक्र की अपन ने बात की, कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब अपन देखेंगे कि जो ग्लूकोज टूटा था 2 एटीपी से, किसके द्वारा, ग्लाइकोलिसिस साइकिल के द्वारा। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के द्वारा 2 एटीपी से ग्लूकोज टूटा था। वह ग्लूकोज 2 पाइलोरिक एसिड, 2 पाइलोरिक एसिड, कितना, 2 एटम या 2 अणु पाइलोरिक एसिड के बनाता है। ग्लूकोज को किसने तोड़ा, तो 2 एटीपी ने तोड़ा, जिससे क्या बना, 2 एटम या 2 अणु किसके बने हैं, पाइलोरिक एसिड के। ये कहाँ गए हैं, ये गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इतनी चीज समझना है। ऑक्सीशोषण पढ़ रहे हैं। अनऑक्सीशोषण में जो 2 एटीपी से ग्लूकोज टूटा था, उससे क्या बना है, तो 2 पाइलोरिक एसिड, मतलब 2 पाइलोरिक अम्ल के अणु बने हैं, मॉलिक्यूल बने हैं 2 पाइलोरिक अम्ल के। ये कहाँ गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक पाइलोरिक अम्ल में, एक पाइलोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में 18 एटीपी होती हैं। क्वेश्चन याद रखना है, एक पाइलोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कितनी एटीपी होती हैं, 18। यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल एटीपी कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 2, मतलब अपन बात करें 36 एटीपी। 36 एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैसे होता है, क्रेब्स चक्र से होता है, क्योंकि ग्लूकोज ने तोड़ दिया किसमें, पाइलोरिक एसिड में। क्रेब्स चक्र चला तो उसने देखा कि इसमें 18 एटीपी हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं किसके, पाइलोरिक अम्ल के, तो टोटल एटीपी कितनी हो गई, 36। अब अपन को याद रखना है कि 36 एटीपी ये, और ग्लाइकोलिसिस में जो अपन ने 2 एटीपी का प्रॉफिट हुआ था, इन टोटल यहाँ पर जोड़कर कितनी हो जाएंगी, 38 एटीपी। 2 एटीपी आपको याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस में प्रॉफिट हुआ था, वो कहाँ पर जुड़ती है, यहाँ लास्ट में आकर। तो टोटल एटीपी कितनी हो जाती है, 38 एटीपी। 38 मतलब 38 एटीपी। 38 एटीपी बराबर होता है एक ग्लूकोज का अणु। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कितनी एटीपी होती हैं, तो 38 एटीपी। दोनों चीज एक बार और शॉर्ट से देखते हैं, ऑक्सी और अनऑक्सीशोषण। अनऑक्सीशोषण कहाँ होगा, तो कोशिका द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म में होगा। वहां पर चलेगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जिसमें कितनी एटीपी, तो 4 एटीपी। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेंगी, और 2 जो एटीपी हैं प्रॉफिट के रूप में रहेंगी। सेकेंड अपन बात करें किसकी, ऑक्सीशोषण की। ये कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ग्लूकोज टूटा है वो किस में टूटा है, तो पाइलोरिक एसिड में। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक पाइलोरिक एसिड में कितने एटीपी, तो 18 एटीपी। कितने पाइलोरिक एसिड हैं, तो 2, तो एटीपी कितनी हुई, 36, मतलब 36 एटीपी। अब अपन बात करें कि जो 2 बचे हुए थे प्रॉफिट के रूप में, कहाँ पर, अनऑक्सीशोषण में। जब अपन ग्लाइकोलिसिस साइकिल देख रहे थे, वहां पर प्रॉफिट कितने का हुआ था, 2 एटीपी का। तो 36 में जब अपन 2 एटीपी जोड़ेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 38 एटीपी। और यही 38 एटीपी किसके बराबर होती हैं, तो एक ग्लूकोज के अणु के बराबर, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बराबर 38 एटीपी होती हैं। यहाँ से फिर अपन को ऊर्जा मिलती है, और फिर अपन अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको निरंतर जारी रख सकते हैं। तो अब जो अपन बात कर रहे थे कोशिका श्वसन की, इसमें किसी भी प्रकार का श्वसन नहीं होता है, अपितु मतलब बल्कि इसमें ऊर्जा निर्माण होता है। क्या होता है, ऊर्जा निर्माण होता है। बस ये याद रखना है कि क्रेब्स चक्र चलने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस समय निकलती है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल के समय या क्रेब्स चक्र के समय। तो अपन को क्या याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर ये कहाँ जाएगी, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठक तक जाएगी, फिर ब्रोंकाई लेस तक जाएगी, फिर ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, पेरिंक्स, फिर नासिका छिद्र, नासिका कपाट से फिर बाहर हो जाएगी। ये चीज पूरे श्वसन की होती है। नासिका छिद्र, नासिका कपाट, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलेस और वायु कोष्ठक, यहाँ तक वायु गई। इसके बाद अपन ने देखा टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, कि एक बार में ली गई सांस को लेना और छोड़ना, जिसकी 500 ml वैल्यू होती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगी, तो जो अपन टोटल एक बार में जितनी सांस लेते हैं
वो अपने फेफड़ों की क्षमता होती है, जिसे अपन टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। 80% किसका होता है? तो टाइडल वॉल्यूम का होता है। इसके बाद अपन ने देखा कोशिका श्वसन क्या होता है। तो कोशिका श्वसन दो तरीके से होता है, जो कोशिका के अंदर चलेगा। कौन कौन सा होता है? एरोबिक और एनाएरोबिक, मतलब अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन कहाँ चलेगा? तो ये चलेगा कोशिका द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म में। कौन सी साइकिल चलेगी? तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगी। कितने एटीपी? तो 4 एटीपी। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगी और 2 एटीपी प्रॉफिट के रूप में सुरक्षित रहेगी। सेकेंड अपन ने देखा ऑक्सी श्वसन कहाँ चलेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। कौन सी साइकिल? तो क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जब चलता है तो जो 2 एटीपी से ग्लूकोज टूटा है किस में कन्वर्ट हुआ है? पाइलोरिक एसिड में। 2 मॉलिक्यूल किसके? पाइलोरिक एसिड के, जिसमें से एक पाइलोरिक एसिड में कितनी एटीपी? तो 18 एटीपी का निर्माण होता है। 2 है तो टोटल 36 एटीपी। तो क्रेब्स चक्र में कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ कितनी हो गई? 36 एटीपी। फिर 2 एटीपी कौन सी जुड़ी है इसमें? जो प्रॉफिट हुआ है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। 2 एटीपी यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल होगा 38 एटीपी, जिनसे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है? जब क्रेब्स चक्र चलता है। तो आज अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया है। किस प्रकार से अपन सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अपनी कोशिका के अंदर किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है। और मेन ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आज अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर दिया है। अब आगे का लेक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।